राजनीति को बेदाग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम। बीजेपी कांग्रेस समेत कई दलों पर लगाया जुर्माना। उम्मीदवारों के आपराधिक केसों के ब्यौरे नहीं देने पर लगाया जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सियासी दल अपनी वेबसाइट पर प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड डालें। पार्टी प्रत्याशी चुनने के 48 घंटे के भीतर आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में प्रकाशित करें। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ क्रिमिनल केस राज्य सरकारें मनमाने तरीके से वापस नहीं ले सकेंगी। राजनीतिक दलों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। नींद से जगेंगे और राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए बड़ी सर्जरी करेंगे। अब स्वच्छ होगी सियासत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। अगर कोई आम आदमी होता या कोई अन्य संस्थान होता तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार काफी होती उसको बदलने के लिए, उसको सुधारने के लिए। लेकिन क्या राजनीति के बारे में ये उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की निराशा भरी टिप्पणी या जुर्माना उनके चलन को बदल देगा? मुश्किल लगता है, क्योंकि इस दिशा में प्रयास कई दशकों से चल रहे हैं और गंभीर स्तर पर चल रहे हैं, लेकिन अभी तक के नतीजे उत्साह नहीं जगाते। हर बार संसद में पहुंचने वाले माननीयों में दागियों का प्रतिशत बढ़ता ही जाता है। तो सवाल उठते हैं कि राजनीति में मुजरिमों की राह को कड़े कानून भी क्यों नहीं रोक पाए? साफ सुथरी राजनीति के लिए क्यों सिकुड़ता जा रहा है स्थान? और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या हमारे सियासी दलों को सुधार पाएगी? आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। कमल टाक साहब मेरे साथ स्टूडियो में हैं, आप एडीआर से जुड़े हुए हैं। और वरिष्ठ अधिवक्ता है हमारे साथ ए.के. जैन साहब। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले स्वर्णिम जी और आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है तो पहले आपकी टिप्पणी ले लूं, फिर सवाल लूंगा। आशीष जी। जी जेपी भाई, को आगे बढ़ाने का एक स्वागत योग्य कदम है जिसका भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। और देखिए, आपको कहीं न कहीं अंतर करना पड़ेगा जेपी भाई। मैं कुछ अभी एडीआर के आपके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वो आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताएंगे कि राजस्थान में जो एमएलए हैं उसमें जो सीरियस चार्जेस लगे हुए में भी एडीआर की रिपोर्ट एमएलए हैं उसमें जो सीरियस चार्जेस लगे हुए में भी एडीआर की रिपोर्ट देख रहा था, जो नई विधानसभा बनी है 2018 में, 15वीं विधानसभा। आप देखिए 5 एमएलए पे मर्डर के चार्जेस हैं। अब ये तो कोई राजनीतिक रूप से चार्जेस नहीं है, मतलब राजनीतिक रूप से चार्जेस और सीरियस चार्जेस को हमें कहीं न कहीं भेद करना पड़ेगा, दोनों में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। आप देखिए, सरकार के एक मंत्री पर और कांग्रेस के 4 विधायकों पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी होंगे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस में, लेकिन उनका प्रतिशत बहुत कम है। इसी तरह से अगर हम देश में सांसदों की बात करें तो 50% ऑफ द सांसद जो कांग्रेस के उन पर क्रिमिनल केसेज है, भारतीय जनता पार्टी पर भी है, 39% है। मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट हैं, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है, इससे कहीं न कहीं राजनीतिक दलों को शुचिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बढ़ेगी और ये एक स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी बोलिए। देखिए जेपी जी, निश्चित रूप से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इन्होंने जो आज निर्णय दिया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर क्रिमिनल चार्जेस वाले जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची जारी करने का निर्देश दिया है। ये अच्छा है, राजनीति में शुचिता बढ़ाने वाला है, क्योंकि आज जो स्थिति है हमारे संसद में अगर देखें तो बड़ी चिंताजनक हालात हैं। आशीष जी ने बताया, उन्होंने कुछ नाम लिए, लेकिन असली डेटा तो मैं बताता हूँ आपको कि जितने सांसद हैं उनमें से 233 यानी कि 43% सांसद
उन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। और अधिकांश जो हैं इनमें से वो है भारतीय जनता पार्टी के 116 सांसद जो क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं। सर्वाधिक जो सांसद क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, रूलिंग पार्टी के हैं, तो चिंता होना स्वाभाविक है। और निश्चित रूप से जो 116 है उनमें से आधे से अधिक वो हैं जिनमें सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। बाकी आपके एडीआर के प्रतिनिधि भी यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हीं की रिपोर्ट है ये। और चिंता बढ़ाने वाली है निश्चित रूप से, अगर सत्ताधारी पार्टी, सत्ताधारी दल के सर्वाधिक सांसद हो और क्रिमिनल्स हो, या फिर ये देखा जाए कि किसी भी दल का कोई सांसद या विधायक जिस पर क्रिमिनल चार्जेस हो, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे और थामते ही उसको ड्राई क्लीन कर दिया जाए, उसमें से सारे क्रिमिनल चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाए। तो ये भी उचित फैसला है माननीय न्यायालय का, जिसका हम स्वागत करते हैं कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि है उसके मुकदमे वापस कोई सरकार नहीं ले सकती है, तो निश्चित रूप से शुचिता बढ़ेगी और जो ब्लैकमेलिंग और इस तरह के जो खेल भारतीय जनता पार्टी करती है, निश्चित रूप से इस पर रोक लगेगी। ठीक है, मैं वापस जाऊंगा आशीष जी के पास, लेकिन उससे पहले कमल जी एक बार आपके पास आ रहा हूँ। हमारे राजनीतिक मित्रों के पास हम जाते हैं, चाहे वो हमारे यहाँ पैनल में बैठे हुए हमारे पैनलिस्ट हों या आप राजनीतिक दलों के किसी भी प्रतिनिधि से बात कर लीजिए, और ख़ास तौर पर इस मामले में, हाँ आता हूँ आशीष जी आपके पास, ख़ास तौर पर जब आप ऐसी बात करते हैं जिसमें आप भी उसी हमाम में हो और दूसरा भी उसी हमाम में हो और दोनों के ही बदन पर कपड़े कम हो, तो फिर तराजू हाथ में आ जाता है। ये आ जाता है कि देखिए हम कम वो ज़्यादा, अगर बुरी बात है तो, और अगर अच्छी बात है तो देखिए हम ज़्यादा और वो कम। ये होता है हमेशा। तो इस तराजू में भी खैर अभी तोल लेंगे, अभी बात कर लेंगे इस बारे में भी, लेकिन इससे काम चल जाता है क्या कमल जी? यही एक सबसे बड़ी मतलब विपदा है कि हम एक दूसरे के दाग कितने हैं वो गिना रहे हैं, और समस्या ये है कि ये दाग वाले हटाएंगे कैसे, ये दाग कैसे हटाएंगे, इस पे काम नहीं करना है। क्योंकि दोनों ने ही ये तय कर लिया है, दोनों क्या मैं कहता हूँ सब दूर अब राजनीति में लगभग ये हो गया है कि वो ये देखते हैं कि हमारे लिए ये जीतने वाला, पार्टी का समर्थन करने वाला और पार्टी की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति है तो वो टिकट पा जाएगा, अन्यथा उसका कोई लेना देना नहीं है उसके चरित्र का और उसके आपराधिक पृष्ठभूमि का। ये उसका उदाहरण है। अभी जिसके सांसद ज़्यादा हैं उनके क्रिमिनल्स भी ज़्यादा होंगे। वैसे ही आप विधानसभाओं में देख लो कि जिनकी सरकारें हैं उनके लोग ज़्यादा क्रिमिनल्स मिलेंगे। तो तात्पर्य यही है, तात्पर्य यही है कि सभी लोग इवन मैं तो कहता हूं कि ये जो नई पार्टी जो आप पार्टी बनी थी, जो इस बात पे बनी थी कि हम शुचिता का ध्यान रखेंगे, वो तक नहीं रख पाई और उसने भी जीतने के लिए वो सारे दावपेच इस्तेमाल करने लग गए जो सामान्य दूसरी राजनीतिक पार्टियां कर रही है। अब सवाल यही है कि करे कौन। इसलिए बार बार हम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ आखिरी हमारे पास कोई दरवाजा है खटखटाने का तो वो है सुप्रीम कोर्ट, और उसी के जरिए हम बार बार उनसे कोशिश करते हैं और वो हमें बार बार कहते हैं कि कानून तो पार्लियामेंट ही बनाएगी, इस देश की पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है, हम कानून नहीं बना सकते। लेकिन इस कानून के आसपास की चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखने के लिए और कानून की मंशा या यूं कहें कि संविधान की मंशा के अनुरूप चीज़ों को चलाने के लिए हम कुछ निर्देश और कुछ गाइडलाइन दे दें। आप सोचिए कि आज ये जो बड़ी आसानी से एक दूसरे के ये जो अपराध गिना रहे हैं, यही वो सांसद हैं और यही वो लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में भी ये कानून के अंदर पार्लियामेंट के अंदर सबने मिलकर ये कह दिया कि हम एफिडेविट भी नहीं देंगे कि कौन क्रिमिनल है, कितनी संपत्ति है और कितने पढ़े लिखे हैं, ये भी नहीं बताएंगे। ये भी सुप्रीम कोर्ट से करवाना पड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये राजनीतिक पार्टियां किस स्तर तक अपने आप को छुपा के रखना चाहती है और बात पारदर्शिता की करती है। ठीक है, एक है जैन साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी है खास तौर पर, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट इसी आशय की बातें कह चुका है इस मामले में कि कानून तो हम बना नहीं सकते, ये तो विधायिका का काम है, हम सिर्फ संविधान की भावना के अनुरूप क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसके हिसाब से रूलिंग देते हैं। उस रूलिंग के हिसाब से फिर बहुत सारे मतलब जो परंपराएं कायम होती हैं वो चलन बनती हैं। तो इस लाचारी को कि हम कानून तो बना नहीं सकते, पर कानून तो आप लोगों को बनाना चाहिए, ये अपेक्षा की जाती है कि देश की विधायिका इस तरह का कानून बनाए कि जो आपराधिक बैकग्राउंड के लोग हैं वो विधायिका में नहीं आ पाएँ। इस लाचारी को कैसे देखना चाहिए? देखिए, आज दो मामलों में, दो अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान किए।
कहने की बात है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान ये था कि सजा जब हाईएस्ट कोर्ट से अपहोल्ड हो जाए तब जाकर, और वो भी 2 साल से ज्यादा की सजा या कुछ विशेष तब जाकर आदमी डिस्क्वालीफाई होता था। लोक प्रेरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया इसको कि एक बार अगर दोष सिद्धि हो गई है और उस दोष सिद्धि सजा को चाहे रोक दिया है, दोष सिद्धि को नहीं रोका गया है, तो पहली अदालत से दोष सिद्धि होने के बाद ही वो आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और 2014 में ये घोषणा की गई थी कि 1 साल के अंदर अंदर हम इतनी स्पेशल कोर्ट्स बना देंगे कि 1 साल के अंदर अंदर सारे के सारे जो लेजिस्लेचर्स हैं उनके मुकदमे निस्तारित हो जाएंगे। 8 साल हो चुके, अभी तक तो निस्तारित नहीं हुआ। पिछले साल से इस साल 17% और ज्यादा दागी एमएलए एमपी शामिल हो गए। होता क्या है, उत्तर प्रदेश ने 76 गंभीर अपराधों के मुकदमे वापस लेने के लिए लगा रखा है, महाराष्ट्र ने 41 के लगा रखा है, कर्नाटक में 50 या 60। हर स्टेट ने जैसे ही राज बदलता है हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे धारा 321 का दुरुपयोग कर वापस ले लेते हैं और अपने अपने आदमियों को। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के तो 6 सिटिंग एमपीज के खिलाफ गंभीर अपराधों को वापस लेने के लिए राज्य सरकार ने प्रार्थना पत्र लगा रखे, जिस पर आज हाईकोर्ट ने ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हाईकोर्ट तय करेगी, हाईकोर्ट परमिशन देगी, कंसर्न मजिस्ट्रेट और कोर्ट भी परमिशन नहीं देगा। और बल्कि ये भी कहा कि मजिस्ट्रेट और जजेज जो ट्रायल कर रहे हैं एमएलए एमपीज के मुकदमे को उनका ट्रांसफर नहीं किया जाए और हाईकोर्ट मॉनिटर करे कि इनका जल्दी से जल्दी निस्तारण हो जाए। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि कभी तक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में प्रावधान ही नहीं था, जैसे कमल जी ने कहा कि वो किसी तरह का अपने बारे में डिक्लेरेशन दें। यूसीएल के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, तब जाकर संपत्ति और अपराधों का निर्णय आने लगा। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में ब्रजेश सिंह वाले मामले में निर्देश देती है कि आप 48 घंटे के अंदर अंदर घोषणा करें, ऐप पे डालिए, विजिबल डालिए, बड़े अखबारों में दीजिए और साथ ही ये बताइए कि हमें ने ऐसे अपराधी को टिकट क्यों दिया है, तब भी किसी ने पालना नहीं की। इसलिए आज 10 दलों पर 1 लाख रुपए और 2 दलों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना करना पड़ेगा। अब ऐसा लगता है कि लेजिस्लेशन का जो कार्य है, जो करना चाहिए शुचिता लाने का, पर वहां तो सब अपराधी घुस गए हैं। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट को ये करना पड़ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के लिए कि ये करे। परंतु इसका इफेक्ट क्या होगा, कल एक दूसरा कानून आएगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूर्ण नलिफाई कर दिया जाएगा और उसमें सारे दल एक राय होकर उसके पक्ष में वोट करेंगे और कह देंगे सुप्रीम कोर्ट हमारे क्षेत्र में। परंतु क्या ये देश सिर्फ अपराधियों के हाथों में सौंपे जाने के लिए है? क्या इसलिए है कि आते ही 76 केसेज यूपी में, 6 एमपी राजस्थान में, हर जगह ये होता है कि जैसे ही राज बदलता गंभीर से गंभीर मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं 321 में, जिसके लिए जबकि शिवनंदन पासवान में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जब तक कोई कारण नहीं हो तब तक नहीं ली जाए। ऐसा लगता है कि राजनेता फिर आज बातें सब बड़ी बड़ी कर रहे हैं, एक दूसरे के दाग गिना रहे हैं। अरे भाई दोनों आप बताइए 2014 से लेकर आज तक कितने मुकदमे निस्तारित हुए एमएलए? बिल्कुल सही बात, कितनी स्पेशल। और ये आशीष जी के पास ये सवाल लेकर जाता हूं मैं। आशीष जी देखिए, अगर केवल राजनीतिक आरोप हो जिनको लेकर के कहीं तथ्य और आंकड़े नहीं दिए जाने हो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ तो आंकड़े हैं सामने कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी, संख्या नहीं अनुपात की बात कर लीजिए, अनुपात में मतलब फीसद जो है आपका, प्रतिशत जो है वो बहुत ज़्यादा है, दुगना है करीब करीब कांग्रेस से संसद में भी, और विधायकों की अगर कुल संख्या देश की निकाली जाए तो उसमें भी। पहली बात। दूसरी बात, अगर महाराष्ट्र में गंभीर अपराधों के आरोपियों के केस वापस लेने की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, तो फिर पार्टी विद डिफरेंस कहाँ है और उससे क्यों उम्मीद लगाई जाए? आशीष जी। बहुत स्पष्ट रूप से खंडन करता हूं। यहाँ पे कमल जी बैठे हुए हैं, मैं आंकड़ों की बात करूं प्रतिशत में, चाहे आप एमपीज का देख लीजिए 39% ऑफ द बीजेपी, 57% ऑफ द कांग्रेस। ये एडीआर की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। राजस्थान ऑफ द कांग्रेस, ये एडीआर की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो एमएलएज में जो कांग्रेस के एमएलएज हैं वो 25 हैं आउट ऑफ 91, मतलब 25% ऑफ द एमएलएज। बीजेपी की बात करें तो 12 आउट ऑफ 73, इसका मतलब लगभग ये 16% हो रहा है। तो देखिए आप
क्योंकि तथ्यों पे अगर हम बात करें तो हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अब आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद इसलिए ज्यादा दिखते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस से लगभग अगर हम बात करें तो छह गुनी पार्टी है। आशीष जी, अब चूंकि समय कम बचा है, लेकिन आशीष जी देखिए, सुनिए, आपने जो आंकड़े बताए, हम आंकड़ों की बहस में तो जा नहीं सकते। आंकड़ों की बहस में इसलिए नहीं जा सकती कि उसका कोई व्हाइट पेपर तो यहाँ जारी नहीं हो सकता, लेकिन जो अवेलेबल हैं, जो पब्लिक डोमेन में हैं आंकड़े, वो ये कहते हैं कि 339 में से आपके 64 के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये तो सांसदों की बात है, उसी के आधार पर बोल रहा हूं। और विधायकों की भी हम बात कर लेंगे, लेकिन सवाल ये नहीं है आशीष जी, ये तो आप मान ही रहे हैं कि आपकी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर आनुपातिक रूप से ज़्यादा लोग हैं, और वो केवल उनकी संख्या चूंकि ज़्यादा है इसलिए नहीं है, हम अनुपात की बात कर रहे हैं। लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, 8 साल के ऊपर सवाल उठते हैं तो 60 साल के ऊपर क्यों नहीं सवाल उठते हैं? सुप्रीम कोर्ट को अगर ये कहना पड़ता है, आजादी के 75 साल बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ता है, मेरे पास समय कम बचा है आशीष जी, मैं इस बात को जस्टिफाई भी कर सकता हूं और अपने ये आंकड़े आपको कमल जी इसको स्पष्ट भी कर देंगे। एक मिनट, लेकिन स्वर्णिम जी से मेरा सवाल था, तो स्वर्णिम जी, सुप्रीम कोर्ट को अब भी अगर ये कहना पड़ता है कि कानून तो हम नहीं बना सकते, कानून तो विधायिका ही बनाएगी, तो कानून बनाने का दारोमदार और क्या उस पर सवाल अगर 8 साल का भाजपा के शासन के ऊपर उठता है, तो फिर आपका जो 60 साल शासन रहा है, आपके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठेगा स्वर्णिम चतुर्वेदी जी? देखिए, निश्चित रूप से जेपी जी आपकी बात सही है, सवाल तो उठ सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट बना और बार बार सभी दलों के साथ मिलकर के जो संशोधन हो सकते थे उसमें हुए, और उसमें प्रावधान भी अगर कन्विक्शन है और कन्विक्टेड कोई व्यक्ति, दुर्भाग्य से स्वर्णिम जी, दुर्भाग्य से उसमें जो संशोधन हुए वो कोर्ट की रूलिंग्स आने के बाद हुए, या कोर्ट्स की रूलिंग्स ने उन प्रावधानों को बेअसर कर दिया एक तरह से? वहाँ तो ये था प्रावधान, तो अगर मुझे ठीक याद है तो कि जब तक आप आरोपी हैं तब तक आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, आप जब सजा याफ्ता जब आप हो जाएंगे तभी आपको किया। लेकिन इसको कोर्ट ने, अगर मैं ठीक हूं कमल जी, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको रूल आउट किया था। कमल जी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट की ही बात है, ये 2 साल वाला क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही आया, अन्यथा तो उस कानून के तहत भले ही आप अपराध सिद्ध हो गए हो और बाद में जाके आप हाई कोर्ट चले जाते हो और इधर आप अपना काम करते रहते हो एज ए लाइक नॉर्मल वे में। तो अब मेरा तो यही कहना है कि इस तरीके से आप सिर्फ एक दूसरे की तरफ दाग को फेंक रहे हैं, लेकिन उससे कहीं पर भी आपकी कमी, आपकी अच्छाई नहीं निकल के आती है। आप जनता के लिए बिल्कुल भी ऐसी व्यवस्था लोकतंत्र में नहीं बनाना चाहते हैं जहां पर, अब समय कम है आशीष जी, जहां पर सभ्य व्यक्ति, लेकिन आशीष जी ने जो ऐतराज किया उस पर एक चीज से बता सकता हूं कि कैसे ये पार्टियां संगठित होती है। अब ये अभी की बात है कि जब इनसे कहा गया है कि सूचना का अधिकार कानून सभी पार्टियों पे लागू होगा, सारी इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट पार्टी सब ने मिलकर मना किया कि नहीं, हम आरटीआई के तहत अपनी तो चीजें नहीं दिखाएंगे, जबकि जनता के पैसे से काम करते हो, जनता के लिए काम करते हो, तो भी नहीं दिखाएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप छुपाने की स्थिति में रहते हो, तो आप अपराध भी छुपाते हो, सब कुछ छुपाते हो। ठीक है, एक एजेंट साहब, ये पहलू तो अपने आप में चिंताजनक है ही है, लेकिन अगर हम इसका समाधान इसमें ढूंढते हैं कि किसी के खिलाफ आरोप दर्ज होते ही उस आदमी को किसी ना किसी तरह से आप बांध दीजिए, रोक दीजिए और उसको सार्वजनिक जीवन से किसी ना किसी तरह से किसी हद तक प्रतिबंधित कर दीजिए, तो हम ये भी तो देखते हैं कि यौन अपराधों का जो कानून है उनका कितना दुरुपयोग होता है। इस तरह का दुरुपयोग राजनीति में तो बहुत आसान हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर वाली स्थिति रहती है राजनीति में, तो कुछ भी करो, बाई हुक एंड क्रूक जीतना होता है आदमी को। तो यहाँ तो इस तरह का कानून अगर कड़ा कानून हो जाता है, कोई अगर विधायिका ही बना देती है, तो उसका दुरुपयोग तो बहुत सहज संभव होगा। देखिए, निश्चित रूप से निर्दोष नहीं फंसे इसका तो ध्यान रखना होगा, और इसीलिए कई जगह जैसे पंचायत में या कई जगह ये बनाया गया है कि जब कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट पूरी बहस सुनने के बाद चार्ज लगा देता है, आरोप लगा देता है, और वो आरोप सेटिस्फाइड भी नहीं होता, तब आपको डिस्क्वालीफाई किया ही जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स में लोक प्रेरी के जजमेंट में ही आया कि पहला न्यायालय जब आपको दोष सिद्ध करके 2 साल से अधिक की सजा दे देता है या 2 साल से अधिक सजा के मामले में दोष सिद्ध कर देता है, तब आप डिस्क्वालीफाई होंगे। अर्थात एक जुडिशियल स्क्रूटनी के बाद ही डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, पर यह तो नहीं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्शन नहीं हो जाए तब तक आप डिस्क्वालीफाई नहीं। हम जानते हैं कि न्यायालय की रफ्तार कितनी है, तब तक 6 इलेक्शन पूरे हो जाते हैं। और इसीलिए यह कहा गया था कि आप कोर्ट ने जो आज ये कहा है कि जजेज को नहीं हटाया जाए, हाईकोर्ट मॉनिटर करे कि मुकदमे जल्दी से जल्दी तय हो रहे हैं नहीं हो रहे,
ताकि जो भी आपको तय करना है जल्दी से जल्दी करें, डिसाइड करें, साल भर के अंदर डिसाइड करें, ताकि न तो दोषी आदमी फंसे और हम लोग मुक्त हो इन अपराधीकरण से और इन अपराधी राजनीतिज्ञों से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आशीष जी, आप आंकड़ों को लेकर के सवाल उठा रहे थे, मैं इसका जवाब दिलवाता कमल टाक साहब से, लेकिन अब समय खत्म हो गया। आपको पता है पब्लिक डोमेन में हैं आंकड़े, आप कहीं से भी देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। गया लेकिन